नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर एकेडमी में। हमने पिछले सेशन में बहुत सारी बातें कर ली थी। पहला चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। आज हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कंक्रीट की जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए या हम बात करते हैं। ठीक, हमारी तीन ही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्रीट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बहुत ज्यादा। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हमारी पूरी कंक्रीट के अंदर चलती है। इसी का जो बेस है, इसी पे आधारित बहुत सारी चीजें कंक्रीट के अंदर कहीं पढ़ी जाती है। तो हमारी कंक्रीट है, हमारा सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो है आपकी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि एक फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि एक फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी है। दूसरी जो हमारी है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमारी हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी है। ठीक, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब कंक्रीट को हम बनाते हैं, अब बनाने के बाद जब वो हार्ड हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक, तो वो क्या है? हमारी दो चीजों को दर्शाता है। वो हार्ड कंक्रीट एक हमारा स्ट्रेंथ को दिखाता है, एक हमारी ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है। स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत को, और ड्यूरेबिलिटी उसकी टिकाऊपन को। दूसरी बात, जब कंक्रीट हमारा फ्रेश होता है, ठीक, अभी मैंने बहुत सारे कंपोनेंट लिए, उस कंपोनेंट को लेके हमने कंक्रीट को तैयार किया, और वो जो तैयार किया मैंने कंक्रीट, ठीक है ना, जो कि फ्रेश है, अभी बिल्कुल पड़ा हुआ है। ठीक, वो जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमारी पाई जाती है, ठीक है ना, वो है हमारी वर्केबिलिटी। वो एक वर्केबल कंक्रीट है, या उसके अंदर एक वर्केबिलिटी है, जो कि कौन सा कंक्रीट है? फ्रेश कंक्रीट है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक, ये वाली चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। 3-4 सेशन पहले भी मैंने ये वाली बात आपको बताई थी। ठीक, आज हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है आपकी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। समझिए वर्केबिलिटी क्या होता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में समझने से पहले आप ये समझिए कि आपका वर्केबिलिटी क्या होता है। अधिकतर हमने जो पढ़ा है, या हमको जो पढ़ाया जाता है, वो ये बताया जाता है, या हमको बताया ये जाता है कि जो वर्केबिलिटी है, ठीक है ना, काम करने की एबिलिटी, या कहते हैं हम कि आपका इजी ऑफ डूइंग वर्क। कहने का मतलब क्या है? हमको वर्केबिलिटी के बारे में सिर्फ इतना बता दिया जाता है, या इतना चिपका दिया जाता है, या हम खुद से भी हमने खुद भी यही पढ़ा है, हम इतना ही हमने पढ़ा है, ठीक, कि वर्केबिलिटी जो होती है वो वर्क करने की एबिलिटी, काम करने की क्षमता, या कह सकते हो आप इजी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने में आसानी या काम करने की एबिलिटी को ही आप वर्केबिलिटी कहते हैं। ठीक, जो हमने कंक्रीट बनाया, वो कितना आसानी से काम कर सकता है, या कितना काम योग्य है वो कंक्रीट, उसी को हम वर्केबिलिटी कहते हैं। ये हमने आज तक पढ़ा है, और यही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये इनफ नहीं है। ये वाली जो थ्योरी है, या ये डेफिनेशन जो है, वो इतना काफी नहीं है। हम थोड़ा और इसको डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, कि वर्केबिलिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और गहराई में इसके बारे में बात करते हैं, कि जो हम ये कह रहे हैं कि इजी ऑफ डूइंग वर्क, या हम जो कह रहे हैं वर्क करने की जो एबिलिटी है, इसको हम थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, जो हमको आज तक पता नहीं है। पहली चीज,
फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम धीरे धीरे करके इसको चीजों को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंक्रीट को बनाया, एक कंक्रीट मिक्स बनाया, और उस कंक्रीट मिक्स को मैंने क्या किया कि जब उस कंक्रीट मिक्स को क्या किया, मैंने एक पाइप की सहायता से उसको फ्लो करवाया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। क्या किया मैंने कि मैंने एक कंक्रीट मिक्स बनाया, उसको एक पाइप के थ्रू फ्लो करवाया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कंक्रीट को, ठीक है ना, पहुंचने में कंक्रीट को क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जब मैंने कंक्रीट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो करवाया, तो बी पॉइंट पे आप बैठे हो, ठीक, तो बी पॉइंट पे आप लोग बैठे हो, तो जब वो कंक्रीट आप तक पहुंचा, जब वो कंक्रीट पाइप के थ्रू ठीक आप तक पहुंचा, तब तक वो ड्राई हो चुका था। क्या हो चुका था? ड्राई हो चुका, सूख चुका था वो। उसके अंदर जो वर्केबिलिटी थी, जो आपका वर्केबल कंक्रीट था, उसके अंदर जो वर्केबिलिटी थी वो समाप्त हो चुकी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने तक। ठीक, अब आप क्या करोगे? ठीक, अब आप क्या करोगे? आप उस कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए क्या करोगे? क्योंकि वो सूख चुका है, क्या करोगे आप? तो आप सोच रहे होंगे कि मैं उस कंक्रीट को अब दोबारा वर्केबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एडिशनल पानी उसमें मिला दूंगा। ठीक, उसमें उस कंक्रीट के अंदर एडिशनल पानी मिला दूंगा। जैसे ही मैंने पानी मिलाया तो वो फ्लो करने लग जाएगा, वो काम करने योग्य बन जाएगा। ठीक है ना, हमारा इजी टू वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, वर्क करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, तो आराम से वो फ्लो कर हो जाएगा। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप उसको दोबारा उस ड्राई कंक्रीट को वर्केबल बना रहे हो, ठीक है ना, और वर्केबल बनाने के लिए आपने उस कंक्रीट के अंदर एडिशनल पानी मिलाया, तो एडिशनल पानी मिलाने के बाद उसकी वर्केबिलिटी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, उसकी वर्केबिलिटी भी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, और वो वर्केबल भी नहीं रहता है। ठीक, यदि आप ड्राई कंक्रीट के अंदर दोबारा पानी मिला रहे हो ना, तो उसकी जो वर्केबिलिटी पहले वर्केबिलिटी खत्म हो गई थी, फिर आपने पानी मिलाया, फिर से क्या हो, दोबारा वर्केबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि फिर से वर्केबल नहीं बनेगा। पानी मिलाने से वर्केबल नहीं बनता है कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, पहली चीज। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो आपने एडिशनल पानी मिलाया, उससे वर्केबल नहीं हुआ आपका कंक्रीट। ठीक, तो अब जब आपने या किसी ने भी एडिशनल पानी मिलाया उस कंक्रीट के अंदर और वो वर्केबल नहीं रहा, तो क्यों नहीं रहा? क्या वजह है पानी मिलाने के बाद भी जो वो कंक्रीट है वो वर्केबल नहीं रहा? अब क्या होता है कि जो कंक्रीट मैंने बनाया है, उस कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट के ऊपर हमारा क्या होता है कि जो सीमेंट पेस्ट है, एग्रीगेट के ऊपर जो सीमेंट पेस्ट है, यह हमारा जो लुब्रिकेंट है, वो क्या है, लिपटा हुआ है, वो चिपका हुआ है। ठीक है ना, तो जब हमारा एग्रीगेट हमारा, उसके ऊपर जो सीमेंट पेस्ट जो लुब्रिकेंट है वो लिपटा हुआ है, वो चिपका हुआ है, तो अब क्या करते हो आप? क्या कर रहे हो कि उसके ऊपर पानी मिला दे रहे हो। तो जैसे ही आपने ये दोनों क्या हुआ, एग्रीगेट और सीमेंट जो स्लरी है या सीमेंट पेस्ट है, ये जो हमारा लुब्रिकेंट है, ये चिपका हुआ है एग्रीगेट के ऊपर, तो आपने क्या किया, ऊपर से पानी मिला दिया, आपने एडिशनल पानी मिला दिया। अब एडिशनल पानी मिलाने के बाद क्या होता है कि हमारा जो एग्रीगेट और हमारा सीमेंट पेस्ट है, जो सीमेंट स्लरी है, ठीक है ना, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों तितर बितर हो जाते हैं। अब एडिशनल पानी आप मिलाओगे तो क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों ही अलग अलग हो गए। ठीक है ना, तो जब दोनों अलग अलग हो गए तो फिर वो कंक्रीट कहां रहा? वो कंक्रीट नहीं रहा।
ठीक है ना। अब एग्रीगेट भी क्या उसमें आपने पानी मिला दिया, एग्रीगेट अलग हो गया, सीमेंट पेस्ट अलग हो गया, ठीक है ना, दोनों के दोनों ही अलग अलग हो गए, तो फिर वो कंक्रीट नहीं रहा। क्योंकि कंक्रीट क्या होता है आप खुद सोचिए, मैं तब से बहुत पहले से ये चीजें बता रहा। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट जो है हमारा, वो हमारा सीमेंट पेस्ट, हमारा फाइन एग्रीगेट, हमारा कोर्स एग्रीगेट, हमारा वाटर, इन सबको मिला के हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या दोस्तों? एक होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा कंक्रीट। ठीक। अब आपने क्या किया कि पानी तो मिला दिया। अब पानी मिलाने के बाद क्या हुआ कि वो दोनों ही अलग हो गए, सीमेंट पेस्ट भी अलग हो गया, एग्रीगेट भी अलग हो गया, तो फिर वो कंक्रीट नहीं रहा। ठीक। तो हमारा कंक्रीट जो है ना दोस्तों, वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। विद किसके साथ? कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी के साथ हमारा जब हम एक वर्केबल मिक्स या एक कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? कैसा मिक्स होना चाहिए? वो एक होमोजीनियस मिक्स होना चाहिए। ठीक। विद किसके साथ? कंसिस्टेंसी के साथ। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, होमोजीनियस और कंसिस्टेंसी। ठीक। तो जब ये दोनों ही प्रॉपर्टी, जब ये होमोजीनियस और कंसिस्टेंसी, जब ये दोनों ही प्रॉपर्टी होंगी कंक्रीट के अंदर, तो तभी वो हमारा एक वर्केबल मिक्स कहलाएगा। जो कंक्रीट है हमारा, एक वर्केबल हमारा कंक्रीट कहलाएगा। ठीक। तो दोनों प्रॉपर्टी हमारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक। आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा। अब क्योंकि आपने पानी मिलाया, ठीक, उस कंक्रीट के अंदर आपने क्या किया? पानी को मिलाया। अब सिर्फ पानी मिलाने से केवल और केवल आपकी कंसिस्टेंसी, पानी मिलाने से आपकी केवल और केवल कंसिस्टेंसी, ठीक है ना दोस्तों, वो तो कंसिस्टेंसी तो बढ़ जाती है, आपकी कंसिस्टेंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन होमोजेनिटी नहीं रहती है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। पानी मिलाया आपने, कंक्रीट भी अलग हो गया, आपका क्या उसका नाम, सीमेंट पेस्ट भी अलग हो गया, फ्लो तो करने लग गया, वो दोनों के दोनों फ्लो तो करने लग गए हैं, ठीक है ना, वर्केबल तो हो गए हैं, लेकिन होमोजेनिटी कहां रहा? होमोजेनिटी रहा नहीं, होमोजेनिटी है ही नहीं वो, क्योंकि वो तो क्या उसका नाम, आपने क्या उसका नाम एक्स्ट्रा पानी मिलाया, होमोजेनिटी खत्म। क्योंकि हमको होमोजेनिटी, एक होमोजीनियस या होमोजेनिटी मिक्स होना बहुत जरूरी है। सारी चीजें ना हमको प्रत्यक्ष दिखनी जरूरी है, सबका स्वाद आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सारी चीजें, हमारा सीमेंट बेस्ड, हमारा एग्रीगेट, हमारा वाटर, हमारी ये तीनों की तीनों चीजें दिखाई देनी चाहिए, प्रत्यक्ष हमको दिखाई देनी चाहिए। यदि सब है ना, सारी चीज है हमारे, सारी चीज बिल्कुल क्या उसका नाम, बिल्कुल स्थिर है, एक जगह हमको दिखाई दे रही है, सबका स्वाद हमको आ रहा है, तो एक वो होमोजीनियस मिक्स कहलाया। किसके साथ? विद कंसिस्टेंसी के साथ। साथ में फ्लो वाला भी होना चाहिए, उसकी फ्लोबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना, बहने वाला भी होना चाहिए। ठीक, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, हमारा होमोजीनियस भी होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि दोस्तों हमारा, अब क्या हुआ कि हमको वर्केबिलिटी तो बढ़ानी है, क्या उसका नाम, हमको वर्केबिलिटी तो बढ़ानी है। तो अब क्या उसका नाम, आप मुझसे पूछोगे, आप क्वेश्चन करोगे कि हमें क्या उसका नाम, पानी मिलाने से क्या हो रहा है कि जैसे मैंने पानी मिलाया, ठीक है ना, वर्केबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है ना, वर्केबिलिटी रही नहीं, वो कंक्रीट भी नहीं रहा, वो कंक्रीट रहा नहीं, वो किस बात का कंक्रीट है वो। तो देखिए दोस्तों, हमको वर्केबल बनाने के लिए, या फिर से उस कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए, या उसके अंदर वर्केबिलिटी लाने के लिए, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सीमेंट पेस्ट या सीमेंट स्लरी, ठीक है ना, दोबारा उसके अंदर ऐड करते हैं, या दोबारा उसके अंदर मिलाते हैं। पानी नहीं, पानी मिलाने से काम नहीं चलेगा। सीमेंट स्लरी और सीमेंट आपका जो सीमेंट पेस्ट है, उसको आपने पर्याप्त मात्रा में डाल दिया फिर से कंक्रीट के अंदर, या ऑलरेडी आप उस कंक्रीट में डाल चुके हो, ठीक है ना, आपने पहले ही पर्याप्त मात्रा में डाल दिया उस कंक्रीट के अंदर, ठीक है ना, तो जैसे आपने डाला, ठीक है ना, तो वो वर्केबल बन चुका है, उसके अंदर वर्केबिलिटी आ चुकी है। तो कहने का मतलब पर्याप्त मात्रा में सीमेंट पेस्ट,
सीमेंट स्लरी को डालने के बाद हमारा जो कंक्रीट है, ठीक है ना, वो वर्केबल बन जाता है, उसके अंदर वर्केबिलिटी आ जाती है। ठीक, अब दोबारा से आप क्वेश्चन करोगे, अब आप दोबारा से क्वेश्चन करोगे कि सर मैंने जो कंक्रीट पाइप से फ्लो करवाया, ठीक है ना, क्या उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में वर्केबिलिटी नहीं थी? क्या उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सीमेंट पेस्ट नहीं था? क्वेश्चन है, लाजमी क्वेश्चन है। जो हमने फ्लो करवाया, शुरुआत में जो एग्जांपल आपने दिया, जो पाइप से आपने कंक्रीट को फ्लो करवाया, क्या उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने सीमेंट स्लरी या सीमेंट पेस्ट नहीं दिया? क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हमने क्या किया, उसके पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। हमने क्या किया, उस कंक्रीट मिक्स के अंदर, जो हमने कंक्रीट बनाया उसके अंदर हमने सीमेंट स्लरी या सीमेंट पेस्ट पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया। और यदि हमने दिया भी है तो वो हाइड्रेशन में क्या हो गया, वो हाइड्रेशन में खत्म हो गया। सीमेंट, क्या उसका नाम, सीमेंट और वाटर का जब हाइड्रेशन होता है क्रिया में, वो जो पूरा का पूरा पानी है वो हाइड्रेशन में चले गया, हाइड्रेशन की क्रिया में चले गया। या तो दूसरा क्या है कि आपने पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया। तो दो ही चीज हो सकती है, ठीक है ना, जो कंक्रीट हमने बनाया, दो ही चीजें हो सकती है। या तो आपने सीमेंट पेस्ट जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया, या दूसरा क्या है कि वो हाइड्रेशन में चले गया। वो सीमेंट स्लरी है या सीमेंट पेस्ट है, वो हाइड्रेशन की क्रिया में आपका जा चुका है, ठीक है ना, इस काम में लग चुका है वो। और जब इस काम में लग चुका है तो फिर वो वर्केबिलिटी नहीं रही उसके अंदर, वो फ्लो कैसे करेगा, क्योंकि वो दूसरे कार्य में लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ सीमेंट स्लरी या सीमेंट पेस्ट हमको कंक्रीट के अंदर डालना पड़ता है, उसको वर्केबिलिटी उसकी इनहेंस करने के लिए, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक, अगर एक लाइन में मैं यदि मैं एक लाइन में बोलूं कि वर्केबिलिटी इंपार्ट कैसे होती है, तो वर्केबिलिटी, यदि एक लाइन में बोलता हूं मैं, वर्केबिलिटी जो इंपार्ट होती है वो सीमेंट स्लरी या सीमेंट पेस्ट से डालने के बाद हमारा वर्केबिलिटी इंपार्ट हो जाती है। ठीक है, यही मैंने आपको लिखा है, सबसे पहली लाइन में लिखा है, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट किससे इंपार्ट होती है हमारे, इंपार्ट ड्यू टू द फ्री सीमेंट पेस्ट, इससे ही हमारी इंपार्ट होगी। जो हमने एक्स्ट्रा वहां पे सीमेंट स्लरी या आपका सीमेंट पेस्ट दिया है कंक्रीट को, या कंक्रीट के अंदर डाला है, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, वर्केबिलिटी इंपार्ट होती है, या हमारा वर्केबिलिटी इनहेंस होती है, वो फ्लो करने लग जाता है, वो कार्य बनने योग्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है। अब आपने सीमेंट के अंदर सीमेंट जब पढ़ोगे आप, या आपने सीमेंट पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा सीमेंट में क्या उसका नाम आपने एक चीज सुनी होगी, वाटर सीमेंट रेशो सुना होगा आपने, वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है ना, जैसे कि क्या उसका नाम, वाटर सीमेंट रेशो, जैसे कि हमारा 0.4 हमको हाइड्रेशन के लिए चाहिए होता है, क्या उसका नाम, इतना पानी हमको हाइड्रेशन के लिए सीमेंट के अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, सुना होगा आपने कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर सीमेंट रेशो होता है, ठीक है ना, उसको हाइड्रेशन करवाने के लिए हमको क्या करते हैं, 0.4 उसके अंदर हमारा वाटर सीमेंट रेशो डाला जाता है, इतना पानी उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है ना, तो सुना होगा आपने ये सीमेंट में, आपने सीमेंट जब पढ़ोगे तो आप इसमें भी आगे मैं बताऊंगा, आगे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपने सीमेंट में भी चीजें पढ़ी होंगी। तो जब हम 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो दे रहे हैं, किसको, सीमेंट को दे रहे हैं, उसको हाइड्रेशन करवाने के लिए, तो सारी 0.4 हम दे रहे हैं, आपका वाटर सीमेंट रेशियो दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो हाइड्रेशन में चले गया। ठीक है, चले गया। अब कुछ एक्स्ट्रा पानी भी तो हमारे पास होना चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट होना चाहिए ना हमारे पास, कुछ सीमेंट होना चाहिए ना, तो सीमेंट पेस्ट जो है वो तो हाइड्रेशन में लग गया, 0.4 जो हाइड्रेशन में लग गया, लेकिन कुछ हमारे पास होना चाहिए कि जो हमारी वर्केबिलिटी को बढ़ा सके, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं जब भी हम कंक्रीट को बनाते हैं, तो हम 0.6 हमारा वाटर सीमेंट रेशो डाला जाता है, उसके अंदर 0.6 रेशो डाला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि 0.6 डाला है हमने, तो 0.6 में हमारा 0.4 ये तो चले गए हाइड्रेशन में, बचा कितना, 0.2। तो 0.2 जो है फ्री फॉर्म में है, किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। फ्री फॉर्म में जो 0.2 है हमारा कंक्रीट के अंदर, ठीक है ना, वही
हमारा जिम्मेवार है हमारा वर्केबिलिटी को इंपार्ट करने के लिए या वर्केबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, उसको वर्केबल बनाने के लिए हमारा कंक्रीट के अंदर। यही मैंने पहली लाइन लिखी है, वर्केबिलिटी। कंक्रीट जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो किससे इनहेंस होती है, किससे इंपार्ट होती है, कैसे उसके अंदर डाली जाती है? तो कैसे डाली जाती है? इंपार्ट ड्यू टू द फ्रेश सीमेंट पेस्ट। हमारा जो फ्री फॉर्म में है, जो फ्री फॉर्म में है, ठीक है ना, जो फ्री फॉर्म में बचा है कंक्रीट के अंदर, वही लाके देता है हमारी वर्केबिलिटी को, वही लाके दे रहा है हमारी वर्केबिलिटी को, ठीक है ना, वही फ्लो करवा रहा है उस काम को, ठीक है ना। तो हमको एक्स्ट्रा या क्या उसका नाम, हमको थोड़ा सा फ्री फॉर्म में ऑलरेडी, या तुम बना रहे हो उस टाइम डाल दो, ठीक है ना। यदि आप बना रहे हो तो उस टाइम डाल दो, या आपने बना दिया उसके बाद भी आप डाल सकते हो, लेकिन बनाने से पहले यदि आप उसको डाल रहे हो तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। वो एक बढ़िया कंक्रीट बन के तैयार हो जाता है यदि आप पहले उसके अंदर सब कुछ पहले ढंग से डाल रहे हो सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं, क्या सुना, अब कंक्रीट, देखिए दोस्तों, अब कंक्रीट मिक्स जो है आपका, उसके अब कंक्रीट जो मिक्स है, हमारा कंक्रीट जो मिक्स है, ठीक है ना, ये वर्केबल तो बन गया, ठीक है ना। अब वर्केबल बनाने के लिए, अब कंक्रीट जो मिक्स है हमारा वर्केबल बनाने के लिए, या वर्केबिलिटी, हमारा जो कंक्रीट है वर्केबल बनाने के लिए, वो तभी वर्केबल कहलाएगा, वो तभी वर्केबिलिटी हम तभी कहेंगे उसके अंदर, जब उसके अंदर दो प्रॉपर्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब कि जो कंक्रीट मिक्स है वो वर्केबल तभी कहलाएगा, या वर्केबिलिटी उसके अंदर वो तभी आएगी जब उसके अंदर दो प्रॉपर्टी कौन सी, दो प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि मिक्स, क्या उसका ना, हमारा जो मिक्स है, मिक्स का जो मिक्स है, मिक्स का कंसिस्टेंसी, मिक्स का कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा जो मिक्स है वो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। दो चीजें बताई मैंने कि हमारा क्या उसका नाम, जो कंक्रीट मिक्स है जो हमने बनाया, कंक्रीट मिक्स हमारा जो कंक्रीट है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो तभी वो उसके अंदर वर्केबिलिटी होगी, या तभी वो वर्केबल कहलाएगा जब उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होंगे। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, कि एक कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी मिक्स होना बहुत जरूरी है, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर भी होना जरूरी है उसका। दोनों चीजें यदि प्राप्त मात्रा में है, दोनों ही चीजें यदि प्राप्त मात्रा में है, तो हमारा वो कंक्रीट मिक्स कहलाएगा, या हमारा वो वर्केबल मिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। काम करने योग्य वाला हमारा कंक्रीट कहलाएगा वो, ठीक है दोस्तों, यही चीजें हैं। अब देखो दोस्तों, अब देखो ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा, अब ऐसा होता है, क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा आपने होमोजीनियस बना दिया तो वर्केबिलिटी नहीं रही। आपने जरूरत से ज्यादा उसको होमोजीनियस बना दिया तो वर्केबिलिटी नहीं रही, और आपने जरूरत से ज्यादा उसको कंसिस्टेंसी बना दिया तो वो तब भी क्या उसका नाम, वो वर्केबल नहीं रहा। तो जरूरत से ज्यादा होमोजीनियस या होमोजेनिटी बनाने के बाद वो उसके अंदर वर्केबिलिटी नहीं रही, और जरूरत से ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाने में उसके अंदर वर्केबिलिटी नहीं रही। तो जरूरत से ज्यादा अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो ना तो ये ज्यादा होना चाहिए, ना ये ज्यादा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। यदि ये दोनों ही प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी और होमोजीनियस, यदि ये दोनों ही प्रॉपर्टी पर्याप्त मात्रा में कंक्रीट के अंदर है, तो वो हमारा एक वर्केबल ऑफ कंक्रीट कहलाता है, वो हमारा कंक्रीट, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के अंदर हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंसी आता है, और एक हमारा होमोजीनियस आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो कंसिस्टेंसी के अंदर हमारा कंसिस्टेंसी क्या कंट्रोल करती है? अब देखो, मैंने बोला था कि दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए जब दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी के अंदर हमारा क्या आता है, कंसिस्टेंसी क्या कंट्रोल करती है? कंसिस्टेंसी कंट्रोल करती है हमारी मिक्सिबिलिटी को, मिक्स कर रहे हैं हम उसको, ठीक है ना। दूसरा हमारे फ्लोएबिलिटी को, फ्लो करवा रहे हैं उसको। तीसरा प्लेसिबिलिटी को, ठीक है, उसको प्लेस करवा रहे हैं। चौथा हमारे कॉम्पैक्टिबिलिटी, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, खुद व खुद वो चले जाए, ठीक है ना, खुद व खुद वो सेट हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, दब जाए वो, ठीक है ना। तो इन चीजों को हमारी कंसिस्टेंसी, जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है
वर्केबिलिटी की जो पहली प्रॉपर्टी हमारी कंसिस्टेंसी, ये चीजों को वो कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारी कंसिस्टेंसी। यदि कंसिस्टेंसी सही है बिल्कुल कंक्रीट के अंदर, तो वो इन चीजों को कंट्रोल करेगा, मिक्सिबिलिटी को, फ्लूइडिटी को, प्लेसिबिलिटी को और कंपैक्टिबिलिटी को, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है, कंट्रोल विस्कोसिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक, दूसरा हमारा होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस। अब क्या होता है कि ये क्या करता है हमारा, इट इम्पार्ट आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, आपका हनी कॉमी, ठीक, हनी कॉमी। तो ये क्या है? ये फेलियर है, ये आपका क्या डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्ट कंक्रीट के अंदर क्या होता है कि डिफेक्ट ऐसा होता है कि कंक्रीट के अंदर बहुत सारे जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वजह से फेलियर आते हैं। तो यदि होमोजीनियस ठीक से है वो, ठीक है ना, उसके अंदर आपका इंटरनल आपका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने उसको ठीक तरीके से दे रखा है उसके अंदर। तो क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमने कंक्रीट के अंदर दिया है, ठीक है ना, वर्केबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। तो क्या करता है वो, जब हम इंपार्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, हम उसके अंदर इंपार्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो किसके विरुद्ध लड़ता है? वो सेग्रीगेशन के विरुद्ध लड़ता है हमारा, ब्लीडिंग के विरुद्ध लड़ता है हमारा, और आपका हनी कॉमिंग के विरुद्ध लड़ता है हमारा। तो ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट के विरुद्ध हमारा कौन लड़ता है? हमारा होमोजीनियस मिक्सर लड़ता है, यदि वो होमोजीनियस ढंग से है, ठीक है ना। हमने जो अनुपात है वो बड़ी अच्छी तरह से दिया है, तो वो इन डिफेक्ट के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और ऊपर से हमारा कंट्रोल भी करता है, हमारा इन चीजों को कंट्रोल भी करता है। ठीक, देखो होमोजीनियस, आप देखो होमोजीनियस, ठीक है ना। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है? तो होमोजीनियस का मतलब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी डिफॉर्मेशन में, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होमोजीनियस है हमारा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी डिफॉर्मेशन के विरुद्ध, ठीक, इन सभी डिफॉर्मेशन के विरुद्ध। इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट, तो कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट आपका डिफॉर्मेशन, तो इसी को तो स्ट्रेस बोला जाता है, नहीं समझे दोस्तों? मतलब इंटरनल रेजिस्ट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने जो एनर्जी उसको दी है, हमने जो इंटरनल उसको शक्ति दी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा अगेंस्ट हमारा डिफॉर्मेशन, ये सारा डिफॉर्मेशन है, फेलियर है, तो इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो कंट्रोल शियर स्ट्रेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस आपने मिक्सचर बनाया, ठीक है ना, उसके अंदर आपने क्या उसका ना इंटरनल रेजिस्टेंस आपने ठीक से दिया, ठीक है ना, उसको क्या उसका ना उसको सही से उसको रेजिस्टेंस दिया, तो वो क्या करता है? हमारा कंट्रोल करता है शियर स्ट्रेस को, किसको? शियर स्ट्रेस को उसको कंट्रोल करता है। और हमारा यदि, अब देखो दोस्तों, अब देखो हमारा कंसिस्टेंसी, अब कंसिस्टेंसी किसको कंट्रोल करता है? हमारे कंट्रोल विस्कोसिटी ऑफ कंक्रीट, विस्कोसिटी। अब क्या होता है कि देखो, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 में दो चीजें आप पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे आपको विस्कोसिटी और एक पढ़ोगे आप शियर स्ट्रेस। विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस आप फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 में पढ़ते हो और आप पढ़ोगे भी। तो क्या होता है कि जब हमारा कंक्रीट फ्लो किया, फ्लो करने के बाद जब फ्लो कर गया, तो जब वो फ्लो कर रहा है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि यदि कंसिस्टेंसी फ्लो को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना, कंक्रीट के फ्लो को कंसिस्टेंसी कंट्रोल कर रही है, तो इनडायरेक्टली हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ये विस्कोसिटी को कंट्रोल कर रही है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये विस्कोसिटी को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। अगर विस्कस ज्यादा हुआ, अगर विस्कस ज्यादा हुआ तो कम कंसिस्टेंसी, अगर विस्कस ज्यादा हुआ तो कम कंसिस्टेंसी, अगर विस्कस ज्यादा हुआ, अगर विस्कस कम हुआ, ठीक है ना, अगर विस्कस ज्यादा हुआ तो कम कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, और अगर विस्कस कम हुआ तो ज्यादा क्या उसका नाम हमारा ज्यादा कंसिस्टेंसी। तो अगर विस्कस ज्यादा हुआ, यदि विस्कोसिटी बोलो या विस्कस बोलो, ज्यादा हुआ तो कम कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, और अगर हमारा विस्कस कम हुआ तो ज्यादा कंसिस्टेंसी,
समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए कंट्रोल करती है ये विस्कोसिटी ऑफ कंक्रीट को, इसीलिए तो बोला मैंने कि कंट्रोल करती है हमारा विस्कोसिटी को। और ये तो मैंने बता दिया। आप होमोजीनियस जो है, होमोजीनियस का मतलब होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी डिफॉर्मेशन में, इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी डिफॉर्मेशन के विरुद्ध, ठीक है ना। जितने भी हमारे डिफेक्ट है उनके विरुद्ध हमारा क्या होता है, हमारा होमोजीनियस का मतलब होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, हमारा क्या उसका ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन सभी के डिफॉर्मेशन के विरुद्ध लड़ता है हमारा होमोजीनियस। यदि होमोजीनियस हमारा ठीक है, हमने बढ़िया ढंग से होमोजीनियस दे रखा है, तो वो क्या करता है, हमारा शियर स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। क्या, जितने भी डिफेक्ट है हमारे, जितने भी डिफेक्ट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी कंसिस्टेंसी, दूसरा है आपका होमोजीनियस, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी क्या करती है हमारी, कंसिस्टेंसी क्या करती है हमारी, कंट्रोल विस्कोसिटी ऑफ कंक्रीट को करती है, ठीक है ना। दूसरा हमारा होमोजीनियस, वो कंट्रोल क्या करती है हमारी, होमोजीनियस वो कंट्रोल करती है कंट्रोल शियर स्ट्रेस, ठीक, कंट्रोल। और अब देखिए दोस्तों, अब यही कंट्रोल क्या उसका नाम, जो कंसिस्टेंसी हो गया और होमोजीनियस, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजीनियस जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि कंट्रोल हमारा विस्कोसिटी ऑफ कंक्रीट और हमारा शियर स्ट्रेस, हमारा शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी और हमारा शियर स्ट्रेस फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो वही तो होता है हमारा रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट, इसी को हम रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, जिसके अंतर्गत फ्लूइड मैकेनिक्स में जिसके अंतर्गत हम विस्कोसिटी और हमारा शियर स्ट्रेस को पढ़ते हैं, वही हमारा रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट हो गया, ठीक है ना। रियोलॉजी कंक्रीट के अंदर क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट को तो हम कहते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, तभी तो हम कंक्रीट को कहते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में कंक्रीट कौन सा फ्लूइड है, वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, ठीक है ना। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का डायग्राम यही है, आपको पता है, ठीक है ना, ये है डायग्राम, ठीक। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया, हमारा ये आपका यील्ड हो गया, यील्ड स्ट्रेस हो गया, और हमारा जो तीसरा निकल के आ जाता है, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया। ये वाला जो डायग्राम है, जो ये कि कंक्रीट जो है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। अब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को हमको क्या करता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम उसको इंटरनल एनर्जी देते हैं तब वो कार्य करने योग्य बन जाता है। कंक्रीट के साथ भी यही है। अब जब वो कार्य करने योग्य बन जाता है तो वही तो वर्केबिलिटी है, जब वो फ्लो करेगा तभी तो वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। जब वो फ्लो करेगा, ठीक है ना, जब हम उसको इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं, और जब वो इंटरनल एनर्जी देने के बाद वो फ्लो करेगा, तो तभी तो वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा। और जब वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा तभी तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये जो है वो आपकी क्या उसका नाम, ये आपका किसका, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का डायग्राम है। ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वहां पे आप इसके बारे में पूरा बढ़िया ढंग से समझोगे। अब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, जब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होता है तो उसके अंदर आपकी इलास्टिसिटी, अब यदि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है तो क्या होता है कि जब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है तो वो हार्ड, जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है, तो वो इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर इलास्टिक आ जाती है। और जब कंक्रीट के अंदर दूसरा आपका विस्को प्लास्टिक फ्लूइड सुना होगा आपने, विस्को प्लास्टिक फ्लूइड, जब उसके अंदर क्या उसका नाम, उसके अंदर आपका क्या उसका नाम जब उसके अंदर विस्कोसिटी होगी तो आपका वो क्या कहेगा, क्या उसका नाम, जब उसके अंदर विस्कोसिटी, आपका विस्कोसिटी प्रेजेंट होगी तो वो आपको विस्को प्लास्टिक फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कंक्रीट है वो सॉलिड में भी पाया जाता है और वो फ्लूइड में भी पाया जाता है, मतलब दोनों ही चीजों में आपका कंक्रीट वेरी करता है। हार्ड हो जाए और अभी पहले फ्लो कर रहा है, कुछ ही टाइम बाद जब उसमें हार्ड होने लग जाएगा, ठीक है ना, तो हार्ड भी क्या उसमें फ्लो भी कर रहा है और हार्ड भी हो रहा है, तभी तो हम उसको बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, कंक्रीट को, ठीक है ना। तो यही है क्या उसका नाम। अब क्या होता है कि आगे क्या उसका नाम, आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। इसको हमने पूरा खत्म कर लिया, अब इसको पढ़ते हैं हम। तो वर्केबिलिटी इज इंटरनल, यहां से पढ़िए, वर्केबिलिटी इज इंटरनल एनर्जी आपका रिक्वायर्ड टू द अचीव अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। अब कॉम्पैक्टनेस की बात करते हैं। देखो
कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम उसको इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना, हम उसको इंटरनल एनर्जी, हम जब उसको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं कंक्रीट को, जब उसके अंदर हम पर्याप्त मात्रा में इंटरनल आपका रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तभी तो वो क्या उसका नाम कार्य करने तभी तो कार्य कर पाता है। मतलब कहने का मतलब, जब हम उसके अंदर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस उसके अंदर अचीव करवाते हैं, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस उसके अंदर अचीव करवा देते हैं, बोले तो आपका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जब उसके अंदर अचीव करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो आपका वर्केबल हो जाता है, हमारा जो मिक्स है हमारा वो वर्केबल हो जाता है हमारा, ठीक है ना, अच्छी तरह से वर्केबल हो जाता है हमारा। देखो आपने आरसीसी, जैसे आरसीसी है, अब आपको आरसीसी में कंक्रीट को डालना है, ठीक है ना, आरसीसी के अंदर आपको कंक्रीट को डालना है, तो अब क्या होता है कि जो आरसीसी हमारी जो रेनफोर्समेंट बार होती है, रेनफोर्समेंट बार जो होती है वो क्या करती हैं, हमारा रेजिस्टेंस देती है किसको, कंक्रीट को। अब क्या करोगे, आप कंक्रीट को आप क्या करते हो कि जो आपका रेनफोर्समेंट बार है उसके अंदर आप कंक्रीट को डाल रहे हैं, कंक्रीट को डाला आपने उसके अंदर, तो जब आप उसके अंदर कंक्रीट डाल रहे हो तो क्या करती है, जो बार है, ठीक है ना, बार है उसको रोक रही है, कंक्रीट को एक अवरोध दे रही है, अवरोध पैदा कर रही है, समझ पा रहे हो, अवरोध पैदा कर रही है, उसको रोक रही है, उसको रेजिस्टेंस दे रही है। तो जब बार उसको रेजिस्टेंस दे रही है तो आपको आपको कंक्रीट को भी रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, कंक्रीट को भी एनर्जी, कंक्रीट को भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस देना पड़ेगा कि भाई जाके घुस जाओ वहां पे, ठीक है ना, तभी तो जाके घुसेगा ना बार रीएनफोर्समेंट के अंदर। जब आप उसको क्या उसका नाम क्या करते हैं, उसका नाम आप उसको इंटरनल रेजिस्टेंस देते हो, तभी तो वो उसके अंदर काम करेगा, तभी तो जाके वो आपका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस घुसेगा उसके अंदर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस आएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है, आपको कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट खुद को और खुद को खुद के द्वारा ही क्या कर दे, एडजस्ट कर ले, ठीक है ना। कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है, एक कंक्रीट जो है वो खुद के द्वारा ही एडजस्ट कर ले, खुद के द्वारा ही बिठा ले, ठीक है ना, खुद के द्वारा ही सेट करवा ले अपने आप को, तो वो हमारा कैसा कंक्रीट, वो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस कंक्रीट कहलाता है हमारा। वो उसके अंदर हमने इतना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस डाला है, ठीक है ना, वो कि वो खुद जाके कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक, खुद जाके वो कॉम्पैक्ट हो जाए, या तो हमारा किसके अंदर, हमारा आरसीसी के अंदर जो रीइंफोर्समेंट बार है उसके अंदर। अब आप नॉर्मली कंक्रीट करते हो, यदि आप नॉर्मल कंक्रीटिंग करते हो आप, ठीक है ना, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, तो वहां पे हमको इतना ज्यादा वर्केबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हाई वर्केबल जो कंक्रीट होता है हमारा, वो हमें कहां जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, वो जरूरत पड़ता है हमें आरसीसी के अंदर, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट के अंदर। जब हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट के अंदर जब हम उसको डालते हैं, कंक्रीट को डालते हैं, तो वो जो कंक्रीट है हमारा, तो वो हमारा हाई वर्केबल कंक्रीट होना चाहिए, तभी तो जाएगा उसके अंदर, घुसेगा वो, ठीक है ना, तभी तो जाके अपने आप को सेट करेगा वो, बढ़िया ढंग से कॉम्पैक्ट होगा वो। जब हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो बढ़िया ढंग से वो सेट हो जाएगा, बढ़िया ढंग से आराम से वो बैठ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो वहां हमें हाई वर्केबल कंक्रीट चाहिए होता है हमें आरसीसी के अंदर, ठीक है ना, एक रेनफोर्समेंट के अंदर डालने के लिए, क्योंकि वो रोक रहा है ना, उसका रास्ता रोक रहा है, उस कंक्रीट को रोक रहा है भैया, कि जो चीज फ्लो कर रही है, दौड़ रही है, ठीक है ना, उसके बीच में कोई आ जाए तो रुक जाएगा ना, कोई चीज अवरोध कर ले, या कोई चीज उसके बीच में आ जाए, कोई रनिंग कर रहा है, कोई फ्लो कर रहा है, उसके बीच में कोई अवरोध आ जाए, रीइंफोर्समेंट बार कोई अवरोध आए तो रुक जाएगा ना, वो रुक जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको वहां पे हाई वर्केबल कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, हमको ज्यादा वहां पे हमको इंटरनल रेजिस्टेंस देना पड़ता है कंक्रीट को। इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे तभी तो वो दौड़ेगा, तभी तो उसके अंदर शक्ति आएगी, वो एनर्जी आएगी, तभी तो वो जाके घुसेगा उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन जहां पे हम नॉर्मल कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नॉर्मल एक कंक्रीट की रोड बना दी है आपने, या नॉर्मल कंक्रीटिंग कर रहे हो आप जहाँ पे, तो वहां पे क्या है, हमें ज्यादा वर्केबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे, मतलब कम वर्केबिलिटी में भी हमारा काम चल जाता है, कम वर्केबिलिटी में भी फ्लो कर जाता है, अपना रास्ता निकाल लेता है, अपने आप को कॉम्पैक्ट हो जाता है, अपने आप को सेटल डाउन हो जाता है, ठीक। तो ये चीजें हैं हमारा, ठीक। तो यही कहना चाह रहा हूं कि कंक्रीट खुद को फ्लो करके, कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या है, कंक्रीट खुद को फ्लो करके, ठीक है ना, खुद को फ्लो करके ही एडजस्ट कर ले, कंक्रीट क्या है, खुद को फ्लो करके ही एडजस्ट कर ले, ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस का कहलाया जाता है। और इतना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस हमने डालना है कंक्रीट के अंदर
कि वो क्या इतना हमें डालना है कि वो हमारा वर्केबिलिटी हमको अचीव करवा दे, हमारी वर्केबिलिटी हमें अचीव करवा दे। तो यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही है वर्केबिलिटी की। वर्केबिलिटी इज इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू द अचीव अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। तो हमको कंक्रीट को ऐसा बनाना है कि वो खुद फ्लो करके एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसी को हम कॉम्पैक्टनेस बोलेंगे, खुद को फ्लो करके सेट हो जाए, ठीक है, इसको हम कॉम्पैक्टनेस बोलेंगे, ठीक। तो हमको क्या है कि हमको इंटरनल हमारा एनर्जी, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस देना पड़ता है कंक्रीट के अंदर। तो दो चीजें हमको यहाँ पे पता चली है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, कि वर्केबल बनाने के लिए, वर्केबिलिटी लाने के लिए कंक्रीट के अंदर हमको कंसिस्टेंसी और हमारा होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है। दोनों ये जो प्रॉपर्टी ये होनी जरूरी है। और एक कंसिस्टेंसी हमारा विस्कोसिटी ऑफ इसको कंट्रोल करता है, हमारा विस्कस को कंट्रोल करता है, हमारी विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। ये हमारा शियर स्ट्रेस को हमारा होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस जो प्रॉपर्टी है वो हमारी शियर स्ट्रेस को कंट्रोल करती है हमारी, ठीक है ना। यदि ये शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले चैप्टर में पढ़ोगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। आगे हम और बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये दोनों क्या करता है, ये दोनों ही हमारी जिम्मेवार होती हैं हमारी वर्केबिलिटी की। ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमारी जिम्मेवार होती है वर्केबिलिटी को, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और हमारा वर्केबिलिटी किससे बनता है, हमारा फ्री सीमेंट जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है ना, हम पानी से नहीं बढ़ती है, ठीक है ना, सीमेंट पेस्ट से बढ़ती है हमारी वर्केबिलिटी, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन होगी, वर्केबिलिटी इज द इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू द अचीव अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक। अब ये लास्ट हमारा ये बचा है, ए कॉन्क्रीट मिक्स इफ अचीव हाई डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है ना, कॉम्पैक्टनेस विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज हाई वर्केबल, और टू द अचीव पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस इज कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड मोर इंटरनल एनर्जी इज लेस वर्केबिलिटी। इसका कहने का मतलब सिंपल सी पता क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहां अवरोध ज्यादा है, ठीक है, जैसे मैंने आरसीसी वाला एग्जांपल दिया था आपको, एक आरसीसी एक नॉर्मल जगह कंक्रीटिंग हो रही है, नॉर्मल कंक्रीट हो रही है, कोई अवरोध नहीं है, डाल दिया खत्म, ठीक है। और एक हो रही है हमारी आरसीसी के अंदर हम कंक्रीट कर रहे हैं जहां पे रीइंफोर्समेंट है। तो कहना चाह रहा है कि जहां पे रीइंफोर्समेंट है, जहां पे हमने रीइंफोर्समेंट बाहर डाली ना, तो वहां पे हमको हाई वर्केबल कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, हाई वर्केबल कंक्रीट की जरूरत पड़ती है वहां पे। लेकिन जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम नॉर्मली कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमको लेस उसका नाम वर्केबल की जरूरत पड़ती है, हमारा लेस वर्केबल होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा उसमें कम हमारा इंटरनल, हम उसके अंदर हमारा इंटरनल जो एनर्जी है वो कम भी देंगे ना, ठीक है ना। नॉर्मल कंक्रीट के अंदर हम इंटरनल एनर्जी जो है वो कम भी देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कम वर्केबल भी होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप फ्लो करके सेट हो जाएगा। लेकिन जहां बात आती है हमारी कोई अवरोध की, जहां पे रीइंफोर्समेंट के अंदर बात आती है, अब रीइंफोर्समेंट के अंदर तो कंक्रीट को खुद जाके सेट होना है ना भाई, खुद जाके सेट होगा ना, ठीक है ना। हम तो थोड़ा कॉम्पैक्ट करा के करा देंगे उसको, लेकिन सेट तो उसको खुद होना है ना, वहीं जाके उसको फैलना है, फैल के बाद खुद ही सेट होना है। तो वहां पे हमको हाई वर्केबल कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर हमको हमारी इंटरनल जो एनर्जी वो हाई रखनी पड़ती है, तभी जाके वो हमारा हाई वर्केबल कंक्रीट कहलाया जाता है। और जब वो हाई वर्केबल कंक्रीट कहलाया जाता है, तो इसका मतलब उसकी वर्केबिलिटी बहुत अच्छी है, वो फ्लो करने लायक है, वो सेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई सा भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।